हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस यूनिट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल में देखना चाहेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, वहां आपको काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड से समझ पा रहे होंगे कि फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, जो फंड है, जो भी फंड एक बिजनेस यूनिट में किसी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड का सही तरीके से मैनेजमेंट करना, उसको सही तरीके से एक प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक वे में उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। It means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर डेफिनेशन से समझें तो ये कहता है कि एक प्लानिंग पहले प्लान करना, फिर उस प्लान में क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, पहले आप प्लान करोगे कि आपको किस प्रकार से फंड जो है उसको इन्वेस्ट करना है, फिर क्या आप करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन दोगे, एंड कंट्रोलिंग, और जो आप फंड जो है उसको जब इन्वेस्ट करते हो तो उसको एक तरीके से करना है। ये नहीं है कि आपको 100 रुपये की जगह 2000 खर्च देना है ना। तो मतलब जो भी आपको करना है वो एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये सब करना किसके लिए, ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। अब आपको पता ही है, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो जो भी फंड हमें चाहिए होता है उसको एक सही तरीके में यूज़ करना, एक कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको यूज़ करना, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें आ जाता है प्रोक्योरमेंट, मतलब जब आप खरीद फरोख्त करते हो किसी चीज़ की, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे, मतलब पहले आप पूरा तरीके से पूरे एक सिस्टमेटिक वे में पता करोगे। देखिए आपको पता है कि जब आप घर से निकलते हो कोई पेन खरीदने या कोई कॉपी खरीदने, तो आपको कॉपीज़ जो है 5 की भी मिलेगी, 10 की मिलेगी, 20 की, 50 की, 100 की और 200-300 तक मिलती हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देखते हो कि आपको किस तरीके से और कौन सी वाली बुक जो है वो खरीदनी है, कौन सी कॉपी आपको खरीदनी है। तो इससे यही चीज़ जो होती है यही एप्लीकेबल होती है बिजनेस में भी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज़ की प्रोक्योरमेंट करनी है और किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें अपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको मतलब उसको करना है। ठीक है, अपने फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो एक अच्छे तरीके से करना है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मतलब हम इसको क्यों करते हैं ये समझते हैं। देखिए, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न, मतलब ये है कि हमारा जो फंड है उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो, एक सही तरीके में, एक एडिक्वेट वे में हो। ठीक है, उसकी सप्लाई जो भी हम मान लीजिए कि आपको किसी को फंड देना है तो आप उसके लिए पूरा एक सिस्टमेटिक वे में करते हो। ये नहीं है कि आप बिना देखे सुने ही आप क्या करने स्टार्ट कर दो कि किसी फंड दे दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, आपका एक बिजनेस पार्टनर है, जहाँ फिर आप ऐसे कह लीजिए कि आप किसी एक दूसरे बिजनेस से दूसरा बिजनेस यूनिट जो है उससे कोई चीज़ खरीदते हो, तो उसने बोला है कि आपको 5000 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, अब वो 5000 आप बिना सोचे समझे दे दोगे, जहाँ उसके लिए आप पहले क्या करोगे कि पहले हाँ देखोगे कि आपके पास उसने 5000 बोला है, आपको 5000 बोला है, तो आपके 5000 के बदले में उसने आपको जो दी सर्विस, क्या वो सच में 5000 की है या नहीं है। फिर आप ये चीज़ देखोगे कि वो 5000 आप उसको पे कर रहे हो, क्या आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दैट इज़ ऑल, मतलब ये सारा कुछ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर द एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर द एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स।
जो भी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपने शेयर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे कि उनका जो प्रॉफिट है वो एक एडिक्वेट तरीके में हो, सही तरीके में हो, ठीक है। उनको भी जो मतलब जो भी उसको जाए वो मतलब एक लेजिटिमेट हो, लीगल तरीके से हो। ये नहीं है कि कुछ भी और बिना आपकी नॉलेज के हो, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, और आप इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो भी फंड आपके पास अवेलेबल है उसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक सही तरीके में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए तो हम रिकॉर्ड रखते हैं अपना हर एक एक्टिविटीज़ का। क्या बेशक आप एक बिजनेस यूनिट खोलोगे, आप एक छोटे से 5 रुपये से लेके 5 लाख या 5 करोड़ तक का हिसाब जो है वो रिकॉर्ड रखते हो। वो क्यों रखते हो? कि आपको ये पता चले कि आपका जो फंड है उसका ऑप्टिमम का मतलब कि उसका जो सही इस्तेमाल है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लगाए और आपको पता ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपका फंड का यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है, उसके लिए हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ये भी देखते हो कि जो फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो सही तरीके में, क्या वो सेफ है कि नहीं है। आप जिस बंदे को बिठा रखा है आपने आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, जहाँ जो आपकी लेबर है, जहाँ जो भी आपके वर्कर्स हैं, क्या वो सही तरीके से आपके फ़ंड का यूटिलाइजेशन, आपके फ़ंड का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मतलब हम अकाउंटेंट बिठा के रखते हैं, ऑडिटर बिठा के रखते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताती हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती हैं कि हमारी कंपनी सच में कुछ बना रही है, कुछ कमा रही है या गंवा रही है। उस चीज़ के बारे में हमें कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा एट द एंड मतलब हमारा, आप मान लीजिए कि जैसे हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 31 मार्च को जब हमारा पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम उस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में इसको प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो ये होता क्या है? दीज आर दी रिपोर्ट्स prepared by company's management to present the financial performance and position at a point in time। तो मतलब at the end of the accounting period। तो होता क्या है, ये वो रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि प्रिपेयर की जाती हैं कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी के जो मैनेजमेंट मतलब अकाउंटेंट वगैरह, ठीक है, वो इसको प्रिपेयर करते हैं। और इसमें हमें क्या प्रेजेंट किया जाता है, हमें क्या बताया जाता है? दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनी। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये चीज़ देखते हैं। और उसका पोजीशन देखते हैं, पोजीशन मतलब लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिला, हमें प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। तो दैट इज़ परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनी। ओके, तो ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। इनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बोला जाता है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट होती है जो कि हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब पोजीशन और परफॉर्मेंस में फ़र्क है। देखिए, पोजीशन का मतलब ये है कि आपके पास अवेलेबल क्या है अभी, ठीक है, आपको कितने पैसे, मतलब आप ये आपके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, आपके पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं जो आपको पे करनी है, वो सब आ जाती है आपकी पोजीशन, वो आपकी पोजीशन बताती है, ठीक है। तो फिर आ जाता है सेकंड पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों जो हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों दीज बोथ आर दी नॉमिनल अकाउंट्स एंड दे शो दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस को पी एंड एल अकाउंट भी बोला जाता है। और ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि हमारी जो कंपनी है दैट इज़ वेदर इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस,
हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि लॉस बना रही है, ठीक है। तो वो सब कौन बताएगा हमें? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वेयर एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट डिस्क्राइब्स दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस शीट। देखो अब हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक आ जाती है आपकी बैलेंस शीट, फिर आता है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में आता है क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे कंबाइनली, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम इनकम स्टेटमेंट। तो हम इनको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी। तो इसको हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी जो होती है, इसके मतलब इससे हम वो चेक करते हैं कि हमारा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस, ठीक है। तो हमारी कंपनी वेदर इट इज़ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, वो हम कहाँ से देखते हैं? इनकम स्टेटमेंट से देखते हैं। तो बैलेंस शीट क्या होती है? इट गिव्स द समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी। तो बैलेंस शीट हमें इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ कंपनी, ठीक है। हमें कंपनी की पोजीशन के बारे में बताएगी, एंड और हमें क्या देती है? इट एनलिस्ट्स द ओवरऑल एसेट्स एंड ओवरऑल लायबिलिटीज ऑफ कंपनी, ठीक है। तो हमारी पूरी जो भी एसेट हैं उनकी लिस्ट बताएगी, और जो कंपनी की लायबिलिटी है उनकी लिस्ट बताता है। ये कौन बताएगा हमें? बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटीज़ जो हमें देनी है, जो हमें फ्यूचर में पे करना है अमाउंट, वो कितना है। तो वो सब आ जाता है हमारा बैलेंस शीट में। फिर आता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है पीएल अकाउंट, ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट आपको पता ही है क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि हमें क्या बताता है, जिसमें हम क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं? हमारे एक्सपेंसेस एंड जो भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, याद रखना है। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट हम एक साथ बनाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी उसके बाद हम क्या करते हैं? हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओके। हाँ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए इसके फॉर्मेट आपको सिर्फ आइडिया ले सकते हो, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे पूछेंगे मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकते हैं इस तरह से कि आपको कोई फॉर्मेट पूछेंगे या कोई बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके बताओ। ऐसा बिल्कुल आपको MCQs में तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया ही रखना है कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, वेदर इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट हम कब प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले करते हैं या बाद में करते हैं। तो इस तरह से जो आपको माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बट ये चीज़ें आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो नहीं लगता कि ये काफ़ी मतलब ये रेलिवेंट हैं। फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो? डेबिट इंट्रीज यहाँ लिखोगे, क्रेडिट इंट्रीज यहाँ लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। आपको ये पूछ सकते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं? तो इसको स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग अकाउंट। तो ये चीज़ याद रखनी, जो डेबिट साइड होती की इंट्रीज होती हैं उसमें हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 ओपनिंग अकाउंट। और जो क्रेडिट साइड की होती हैं उसको हम बाई से स्टार्ट करते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक, बाई नेट सेल, बाई नेट प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो, हमारे पास जो भी अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। फिर आप क्या करते हो? नेट परचेज यहाँ पे लिखते हो। फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखोगे। और ओवरऑल हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो
इधर इधर क्या होता है, अगर ये वाली एंट्रीज ज़्यादा हो ये वाली कम हो तो फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। और अगर अगर डेबिट साइड एंट्री जो है वो बड़ी है, क्रेडिट वाली कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ये वाली एंट्रीज ज़्यादा हो, इससे बड़ी है, ठीक है, जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं अगर वो ज़्यादा हैं डेबिट साइड से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और प्रॉफिट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस साइड, डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसको इसका उल्टा चलना होता है यहाँ पे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेट सेल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सब था इसका, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसमें ज़्यादा फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो लगता नहीं है कि ये काफ़ी मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो नेक्स्ट है, देखिए ये काम की चीज़ ये है, ये आपको पक्का पक्का आएगी, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम COGS भी बोलते हैं, COGS फुल फॉर्म आ सकती है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये होता क्या है, देखिए, हाँ, तो COGS का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए एक्सपेंसेस तो हो जाते हैं जो भी खर्चे, ठीक है। तो डायरेक्ट खर्चे मतलब जो डायरेक्टली एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए वो होते हैं कि जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जो रॉ प्रोडक्ट है वो हम जब खरीद रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में, वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। जब अब उस रॉ मटेरियल को अब कहीं से उठा के अपनी कंपनी में लाओगे तो वो जो चार्जेस आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो आपके चार्जेस लगेंगे, वो होंगे वो भी आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर उसके ऊपर आपने उसको लोड करने के लिए या अनलोड करने के लिए जो चार्जेस दिए हैं, जो पैसा खर्च किया है, दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर इनडायरेक्ट की बात करें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो देखिए जब आपका मटेरियल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, वो अब फिनिश्ड गुड की फॉर्म में बन गया है, तो उसको अब क्या करना है, उसको बेचना है। उसको बेचने के लिए आप क्या करोगे, उसको बेचने के लिए आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की। उसके लिए कोई आप एम्प्लॉई रखोगे और उस एम्प्लॉय को क्या करोगे, आप सैलरी दोगे। तो वो सब क्या हो जाता है, वो आ जाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, मतलब जब आपका ओपनिंग मतलब कि देखिए 31 मार्च को क्या होता है, हमारा एंड हो जाता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो है ख़त्म हो जाता है। और वो जो मटेरियल वो जो गुड्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो जो गुड्स पड़े होते हैं आपके 1 अप्रैल को आप देखते हो कि हमारे पास ये चीज़ पड़ी थी पहले, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारे गुड्स क्या होते हैं, वो आ जाते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। आपका अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो उस डेट को जो भी प्रोडक्ट आपके पास पड़े होते हैं वो सारे के सारे आपको, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक आपका पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए अब आपका पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, मतलब 31 ऑफ मार्च को आपका जो ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, वो ख़त्म हो गया। तो जो भी अब प्रोडक्ट आपके पास उस डेट को बचा हुआ है, जो अभी अनसोल्ड है, ना बिका है, जो भी है, फिनिश्ड है, अनफिट जो भी है, वो सारा का सारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर आ जाता है नेट परचेजेस। नेट परचेज, देखिए नेट वर्ड को ध्यान से समझना है आपको। परचेज हो गया जो भी आपने परचेज किया, लेकिन नेट जब उसके साथ लग गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मानो आपने क्या किया, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली है, ठीक है, आपने क्या किया, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद ली, तो वो क्या आ गया आपका परचेज। अब उस 100 में से आपको क्या किया कि कोई चीज़ें, मान लीजिए कुछ 2 आइटम जो थी वो क्या थी, वो आपको मतलब कि वो क्या थी, ठीक नहीं थी, ठीक है, वो ठीक नहीं थी, डिफेक्टिव पीसीस थे या कुछ था, तो आपने क्या किया, उनको रिटर्न कर दिया। मतलब वो क्या हुआ, परचेज रिटर्न। जो आपने परचेज किया उसमें से कुछ चीज़ें जो डिफेक्टिव निकली वो आपने रिटर्न कर दी, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब आपके पास अवेलेबल कितना हुआ, 98, ठीक है, तो आपके पास कितना हुआ, 98। तो नेट परचेज क्या हुआ, नेट 98। इसी तरह से नेट सेल क्या हुआ, जो आपने सेल करी और उसमें से
कुछ आइटम्स जो हैं डिफेक्टिव थी, जो कि रिटर्न हो गई, आपको फिर से वापस कर दी आपके जो, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट सेल बोलेंगे, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको। अब लास्ट पॉइंट ये आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और इसके साथ मैंने समझाया आपको ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों एक साथ बनाए जाते हैं। इसके बाद ही हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। याद रखना है, बैलेंस शीट बेशक हमने पढ़ी पहले है, पर बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर इसके बाद करते हैं, ठीक है। पहले हम देखिए प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इसको हम क्यों बनाते हैं, इसको हम इसलिए बनाते हैं टू फाइंड नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ कंपनी जो है, हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसको देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एंड फिर हम इस प्रॉफिट या लॉस को जो क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर हम उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम क्या बोलते हैं, इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसको स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी कंपनी रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट बना रही है, एक्सपेंसेस मतलब लॉस बना रही है, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है या फिर फ़ायदे में चल रही है। और इनकम स्टेटमेंट, हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। इट इज़ आउटलाइन बिफोर द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड। तो इसको कब बनाया जाता है, बिफोर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, इसको आउटलाइन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।